सीबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, कवि आलोक धनवा का पहला और एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशित हुआ? सन 1998। उत्तर है 1। नेक्स्ट, आलोक धनवा की पतंग कविता के कौन से भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है? तो आलोक धनवा की जो पतंग कविता है वो बहुत बड़ी कविता है और इसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। उत्तर है 3। नेक्स्ट, कपास और बालक की भावनाओं में कौन सी समानता है? उत्तर है 3, कोमलता। नेक्स्ट, पतंग कविता में बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने किसका प्रयोग किया है? उत्तर है 3, बिंबों का। नेक्स्ट, जो कि एक पंक्ति में उत्तर देने हैं। पहला देखिए, कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है? कवि आलोक धनवा की पहली कविता है जनता का आदमी, 1972 ईस्वी में प्रकाशित। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कवि आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर, बिहार में। नेक्स्ट, आलोक धनवा की पतंग कविता उनके किस एकमात्र काव्य संग्रहों से ली गई है? उत्तर है दुनिया रोज बनती है, 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट, आलोक धनवा की पतंग कविता प्रकृति में आए विभिन्न परिवर्तनों को किस ऋतु में अभिव्यक्त करती है? उत्तर है शरद ऋतु में। नेक्स्ट, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा से कवि का क्या आशय है? उत्तर है वर्षा ऋतु के बाद आकाश पूर्णतया चमकीला और स्वच्छ हो जाता है, जिसके कारण सुबह का सूर्य भी पूर्णतः लाल और चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, तेज बौछारें, लाल सवेरा, चमकीली साइकिल, चमकीले इशारे इत्यादि कविता के किस स्वरूप को स्पष्ट करते हैं? उत्तर है बिंबात्मक स्वरूप को। नेक्स्ट, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। उपर्युक्त पंक्ति में वे और कपास शब्द किसके लिए आया है? उत्तर है बच्चे और उनकी भावनाओं के लिए। नेक्स्ट, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। उपर्युक्त पंक्ति में वे शब्द किसके लिए आया है? तो उपर्युक्त पंक्ति में वे शब्द बालक और उनकी कोमल, चंचल, उमंग भरी भावनाओं के लिए आया है। नेक्स्ट, दिशाओं का मृदंग की तरह बजना से क्या तात्पर्य है? उत्तर है जब बालक पतंग उड़ाते हैं तो वे अपने हाथ पैरों से और अपनी विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। बालकों की ये आवाज़ें बड़ी ही कोमल और उल्लास भरी होती है, जो दिशाओं को मृदंग जैसी मधुर ध्वनि प्रदान करती है। आगे देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, आलोक धनवा की पतंग कविता का मूल भाव क्या है? उत्तर, आलोक धनवा की पतंग कविता एक लंबी कविता है। इस कविता में कवि ने बालक के निश्चल स्वभाव की समानता प्रकृति की निश्चलता एवं रंगीनता से की है। जिस प्रकार से शरद ऋतु में प्रकृति में नया सौंदर्य भर जाता है, उसी प्रकार बालक मन में भी इच्छाओं और उमंगों का सौंदर्य होता है और बालक उस उमंग और सौंदर्य के साथ पतंग की तरह अनंत ऊंचाइयों को छूना चाहता है। नेक्स्ट, आलोक धनवा की पतंग कविता भय और साहस का मिला जुला स्वरूप प्रस्तुत करती है। स्पष्ट करो। उत्तर देखिए, पतंग कविता भय और साहस का मिला जुला स्वरूप है, क्योंकि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो ऊंची छतों एवं उनकी दीवारों पर चढ़ जाते हैं, जहां से गिरने का भय होता है, लेकिन फिर भी गिरते संभलते हुए बेहद खतरनाक स्थानों पर भी पतंग के साथ पहुंच जाते हैं और साहस के साथ भय पर विजय पाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
पतंग कविता में बालक की इच्छाओं और उमंगों की तुलना शरद ऋतु से क्यों की है? उत्तर है, बालक की इच्छाओं और उनकी उमंगों की तुलना शरद ऋतु से की गई है क्योंकि शरद ऋतु में प्रकृति में नयापन, उल्लास एवं सौंदर्य आता है। उसी प्रकार बालक मन भी नित्य नई उमंगों, इच्छाओं और क्रियाकलापों से भरा रहता है। नेक्स्ट है भादो, अंधेरे के बाद शरद, उजाला का आना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का पतंग कविता से क्या संबंध है? भादो यानी अंधेरे। भादो के बाद जिस प्रकार से शरद यानी उजाला, शरद ऋतु आती है, अर्थात प्रकृति में नई उमंग, उल्लास और सौंदर्य आ जाता है, उसी प्रकार बालक जब पतंग उड़ाता है तो अनेक खतरनाक स्थानों से गुजरकर मन के डर और भय को दूर करता हुआ पतंग को आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचाकर भय पर विजय पाता है। प्रकृति में भादों के बाद शरद आना ही बालक द्वारा भय दूर करके विजय प्राप्त करना है। यही पतंग कविता की सार्थकता सिद्ध करता है। नेक्स्ट, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर देखिए, पतंग कविता में उपयुक्त विशेषण पतंग के प्रति कौतूहल, जिज्ञासा तथा आकर्षण के भाव को प्रकट करते हैं तथा साथ ही इन सभी का संबंध बालक के कोमल मन, विचार, भावनाओं और अनुभूतियों से भी है, जिनको बालक पतंग के प्रति प्रकट करता है। जैसा कोमल स्वरूप पतंग का होता है, वैसा ही स्वरूप बालक का भी होता है। तो आज हमने आलोक धनवा पतंग कविता के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, एक शब्द और लघुत्तरात्मक तीनों प्रकार के प्रश्न उत्तर का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।